अच्छे नोट्स कैसे बनाएं? ये एक क्वेश्चन है जो हर स्टूडेंट, बी इट वो क्लास 11th में हो, 12th में हो, जेई का प्रिपरेशन कर रहा हो या नीट का प्रिपरेशन कर रहा हो, उसके दिमाग में हमेशा आता है। ठीक है, कि हम लोग अच्छे और इफेक्टिव नोट्स कैसे बनाएं ताकि हमें उससे रिवाइज करने में आसानी हो। अब सवाल आता है कि हम लोग नोट्स क्यों बनाएं? तो नोट्स बनाने के काफी सारे फायदे होते हैं। ठीक है, सबसे पहली बात कि तुमने क्या कंपाउंडिंग इफेक्ट के बारे में सुना है? डेफिनेटली सुना होगा। कंपाउंडिंग इफेक्ट बेसिकली होता है कि अगर किसी एक काम को हम लोग थोड़े थोड़े मात्रा में हर दिन करते रहे तो उसका हमें एक अच्छा आउटपुट देखने को मिलेगा। एंड सिमिलरली अगर किसी एक अच्छे काम को हम लोग लंबे समय तक ना करें तो हमें उसका एक कंपाउंडेड खराब इफेक्ट दिखेगा। ठीक है, तो अगर हम लोग नोट्स नहीं बनाते तो हमें इसका जो कंपाउंडेड इल इफेक्ट है वो इन लॉन्ग रन देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो जो बच्चे होते हैं जो जनरली 10th से 11th में आते हैं वो एक सवाल खुद से पूछते हैं और अपने पीयर से जनरली पूछते हैं, वो ये कि क्यों मैं नोट्स बनाने में अपने टाइम को स्पेंड करूं या वेस्ट करूं। ठीक है, क्योंकि नोट्स बनाते समय या कहूं अच्छे नोट्स बनाने में टाइम तो लगता है। ठीक है, तो स्टूडेंट के दिमाग में एक सवाल आता है कि हर चीज बुक में तो लिखा हुआ है। ठीक है, अगर मान लो हम फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स के बुक में हर चीज तो लिखा हुआ है, एचसी वर्मा में प्रॉपर्ली एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, तो अगर क्लास में जो हमारे टीचर हमें बोर्ड पे समझा रहे हैं उस पे मेरा पूरा ध्यान होगा तो मुझे नोट्स बनाने की तो कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मैंने यहाँ पे समझा, क्लास में हर चीज को प्रॉपर्ली देखा, समझा और घर जाके बुक में पढ़ लिया, उसमें अंडरलाइन कर लिया और वहां से मेरा काम खत्म। बार बार उसी को रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, सो दिस इज द प्रॉब्लम जो स्टूडेंट्स नहीं समझ पाते और बहुत लोग इस चीज को फॉलो भी करते हैं। ठीक है, मुझे याद है कि जब मैं क्लास 10th से 11th में आया था तो मेरे काफी सारे दोस्त यही सेम काम करते थे, लेकिन उन्होंने इसे चेंज किया था। कब चेंज किया था? पहले टेस्ट के बाद। जो पहला टेस्ट हमारा कोचिंग में होता है वहां पे उनकी रैंक खराब आई। रैंक खराब होने से क्या हुआ, उन्होंने उन लोगों से बात किया, टीचर से बात किया कि हमें क्या करना चाहिए कि हमारा रैंक इंप्रूव हो, मार्क्स इंप्रूव हो। तो टीचर्स ने कहा प्रॉपर नोट्स बनाओ। ठीक है, एंड तब से उन लोगों ने नोट्स बनाना स्टार्ट किया, लेकिन स्टार्टिंग का एक पीरियड तो वेस्ट हो गया ना। ठीक है, अब इसे अगर हमें वेस्ट नहीं करना तो हमें स्टार्टिंग से ही अच्छे नोट्स बनाने स्टार्ट करने चाहिए। ठीक है, अब अच्छे नोट्स क्या होता है, इसका जो परिभाषा है ये अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से कहते हैं। ठीक है, आज मैं तुम लोगों को जो बताऊंगा कि नोट्स कैसे बनाने चाहिए, ये मेरे ओपिनियन में सबसे बेस्ट तरीका है जो मैंने देखा है नोट्स बनाने का। मैंने इसे खुद भी यूज किया है एंड आई गॉट गुड रिजल्ट्स फ्रॉम इट। ठीक है, एंड इवेंचुअली आई गॉट टू स्टडी इन IIT BHU। सो नाउ फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट व्हाट आर गुड नोट्स। पहले मैं तुम लोगों को अपने नोट्स दिखा देता हूँ जो मैंने अपने जेई के टाइम पे बनाए थे। ठीक है, ताकि उसे तुम्हें एक आइडिया मिल जाए एंड देन आई विल टेल यू इन डिटेल कि उसे मैंने कैसे प्रिपेयर किया था। ओके, तो ये मेरे नोट्स कॉपी हैं एंड एक बार मैं दिखा देता हूँ कि इसमें मैं किस तरीके से नोट्स बनाया करता था। ठीक है, तो ये मेरा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नोट कॉपी है एंड अगर इसका मैं सबसे पहला पेज दिखाऊँ तो इसमें कुछ वैसे पॉइंट्स लिखे रहते थे जो मुझे लगता था कि मैं किसी एक पॉइंट पे आने के बाद भूल जाऊँगा। ओके, तो इसीलिए मैंने इसे फर्स्ट पेज पे ही लिख लिया था। अब जैसे तुम लोग यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने जो नोट्स बनाए हैं वो 3 पेन का मैंने इस्तेमाल किया है, एक ब्लैक, एक ब्लू और एक रेड। ठीक है, तो ब्लू पेन से तो मैं सारी चीज़ें को लिखता था एंड साथ साथ जो ब्लैक पेन था उससे बस हेडिंग को, लेकिन रेड पेन से मैं सारी इंपॉर्टेंट बातों को लिखता था जो इम्पॉर्टेंट थी। ठीक है, ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए क्योंकि सपोज़ मैं किसी भी पेज पे लैंड करता था और उसमें मुझे बहुत ज़्यादा रेड चीज़ें दिख जाती थी तो मुझे पता चल जाता था कि ये पेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इस पर मुझे थोड़ा टाइम स्पेंड करना होगा। ठीक है, एंड इम्पॉर्टेंट चीज़ें इससे हाईलाइटेड रहती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो कि मैंने काफ़ी सारे स्टिकी नोट्स का इस्तेमाल किया है। ठीक है, तो इन स्टिकी नोट्स का क्या इंपॉर्टेंस होता है, तो जैसे कि ये स्टिकी नोट्स को अगर मैं ओपन करूँ तो डायरेक्टली मैं
एक पेज पे लैंड कर जाऊंगा जहाँ पे इंपॉर्टेंट रिएक्शंस लिखे हुए हैं, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट रिएक्शंस क्या है, जिसे मैं जल्दी से भूल जाता था, ठीक है। तो मैंने इसी तरीके से काफ़ी सारे स्टिकी नोट्स, मतलब काफ़ी सारे नहीं, जितने भी मुझे ज़रूरी लगे उतने लगा लिए थे, और उसमें इंपॉर्टेंट बातें भी लिख ली थी कि ये चीज़ मुझे ज़रूरी लग रही है तो इसीलिए इसको ध्यान रखना है, ठीक है। क्योंकि जब भी मुझे जैसे सैटरडे संडे को टाइम मिला तो मैं डायरेक्टली इन सब पेजेस पे जंप कर गया एंड वहाँ पे इन सब रिएक्शंस को मैंने पढ़ लिया, ठीक है, ताकि मुझे ये सब चीज़ें याद रह जाए। एक और बात ध्यान में रखना कि जैसे किसी पेज पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक लिखा हुआ है या फिर कुछ ऐसी बातें कि जो तुम्हें याद रखने में बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है, तो उसे अपने वर्ड्स में लिख के तुम यहाँ पे स्टेपल कर सकते हो, ठीक है, ताकि तुम उन पॉइंट्स को जब भी पढ़ो और तुम्हें समझने में फिर से अगर दिक्कत आए तो तुमने खुद को समझाने के लिए कुछ पॉइंट्स लिख रखे हैं। जैसे यहाँ पे अगर बायोमॉलिक्यूल्स का चैप्टर को देखो तो यहाँ पे मैंने कुछ लिखा हुआ है पॉइंट्स ऑफ क्वेश्चन, जिसे मुझे पढ़ते समय ही ध्यान में आ जाएगी, चलो ठीक है यहाँ पे सतर्क रहने की ज़रूरत है, ठीक है। बिल्कुल इसी तरीके से किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने का अगर एक पर्टिकुलर तरीका है, ठीक है, जैसे यहाँ पे 2018 के पेपर में एक क्वेश्चन आया था जिसे मुझे सॉल्व करने में काफ़ी दिक्कत आ रही थी, तो इसलिए मैंने उसका तरीका ही यहाँ पे लिख लिया था ताकि आगे के इस टाइप के क्वेश्चंस में मुझे दिक्कत ना आए, ठीक है। एंड बाकी की चीज़ें तो तुम्हें आगे वीडियो में पता चल ही जाएगा, ठीक है। तो तुमने मेरे नोट्स देख लिए, अब मैं इसके बारे में कुछ और चीजें तुम्हें बता देता हूँ, ठीक है। तो तुम्हारे अराउंड कुछ लोग होंगे, तुम्हारे दोस्त होंगे जो नोट्स एक अनस्ट्रक्चर्ड वे में बना रहे हैं, ठीक है, एंड उससे उन्हें हो सकता है कुछ अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हो और तुम्हें लगेगा कि नोट मेकिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट बिलीव मी, अगर हम लोग लॉन्ग रन की बात करें तो तुम्हें प्रॉपर नोट्स बनाने से बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा, ठीक है। तो कुछ लोग क्या करते हैं कि सपोज ये हमारा एक पेज है, ठीक है, इस पेज में एक सिंगल कलर के पेन से अपना पूरा नोट्स बनाते हैं, ओके। अब जब हम लोग 10th से 11th में आते हैं तो हमें ये चीज बहुत कूल लगता है कि अब हमें दो पेन का इस्तेमाल नहीं करना है और अब हम लोग सिंगल पेन से ही पूरे अपने नोट्स बना सकते हैं, सिंगल कलर से, ठीक है। लेकिन होता क्या है कि ये तरीका तो सबसे ज्यादा खराब तरीका है, ठीक है, क्योंकि इससे क्या होगा कि जब हम लोग कंटिन्यूअस बार बार रिवाइज करेंगे तो हमें खुद ही अपने नोट्स को प्रॉपर्ली रीड करने का मन नहीं करेगा और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो हमसे मिस आउट हो जाएंगे, ओके। तो सही तरीका क्या है नोट्स बनाने का कि कम से कम हम लोग दो पेन का इस्तेमाल करें, ठीक है, दो अलग अलग कलर के पेन का, ठीक है। एक पेन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को लिखें और एक पेन से रिमेनिंग जो भी चीजें हैं उसे लिख लें, ओके। नाउ कम्स कि इसे हम लोग और अच्छा कैसे बना सकते हैं। तो देखो, तुम लोग जब अपना एक बार पूरा नोट्स प्रिपेयर कर लोगे, सपोज करो फिजिक्स का एक बार तुमने अपना पूरा नोट्स प्रिपेयर कर लिया, ठीक है, तो क्या होगा कि तुम्हारे टीचर्स कहेंगे कि अब क्योंकि जेईई मेंस आने वाला है, ठीक है, या नीट का एग्जाम आने वाला है, तो तुम लोग क्या करो कि एनसीईआरटी जब तुमने पढ़ी थी तो उससे भी अब एक शॉर्ट नोट्स बना लो, ठीक है। तो फिजिक्स के तुम्हारे पास एक आ गए अलग से शॉर्ट नोट्स फ्रॉम एनसीईआरटी, ठीक है, एंड एक शॉर्ट नोट्स तुम्हारे ये कोचिंग के नोट्स के, ठीक है, क्योंकि कोचिंग के नोट्स काफी ज्यादा बल्कि होते हैं तो उसकी भी तुम लोग शॉर्ट नोट्स बनाओगे, ओके। ये कोचिंग के नोट्स के। अब इन दोनों को मिलाने के बाद और इसको भी मिलाने के बाद एक दो रिवीजन के बाद तुम लोग इसका भी एक शॉर्ट नोट्स बनाओगे, ठीक है, और ये शॉर्ट नोट्स का सिलसिला चलते जाएगा, ये कभी नहीं रुकेगा। तुम लोग शॉर्ट नोट्स के शॉर्ट नोट्स उसके शॉर्ट नोट्स बनाते रह जाओगे। और कितने सारे सब्जेक्ट्स हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल, मैथ्स, और जिन लोगों के लिए बायोलॉजी है वहां पे जूलॉजी और बॉटनी। तो फिर तुम्हारा तो मतलब बहुत ज्यादा टाइम सिर्फ नोट्स बनाने में ही निकल जाएगा, उसे रिवाइज करने का तो समय भी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इसको इनकॉर्पोरेट करने के लिए एक जो मैंने तरीका इस्तेमाल किया था मैं वो तुम लोगों को बता देता हूं, ठीक है।
सपोज ये हमारा एक पेज है, ठीक है। अब पेज के साइड में ऊपर में होते हैं एंड साइड में होता है मार्जिन, ठीक है। अब जैसे कि क्लास के ये मेरे अगर कोचिंग के नोट्स हैं जो मैंने बनाया, ठीक है। सपोज मैं जो चैप्टर पढ़ा था वो था एस ब्लॉक, ठीक है। एस ब्लॉक के मैंने यहाँ पे नोट्स बनाए जो मुझे कोचिंग में लिखवाए गए, ठीक है। अब जब मैं घर आया तो मैंने एनसीईआरटी बुक पढ़ी, जो कि मुझे पढ़नी भी चाहिए, ठीक है। तो एनसीईआरटी बुक मैंने पढ़ी और उसमें से मैंने देखा कि अच्छा ये 2 पॉइंट केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कली मेटल्स के थे जो मेरे टीचर ने मुझे क्लास में नहीं बताए थे, लेकिन ये एनसीईआरटी में गिवन है, तो इसका मतलब मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, तो इसे मुझे नोट करना जरूरी है। तो इसे कहाँ नोट करना है? अब इसके लिए हम लोग एक सेपरेट कॉपी नहीं बनाएंगे, ठीक है। जो यहाँ पे ऊपर में मार्जिन है इसी में हम लोग इसे नोट कर लेंगे, ठीक है। अगर इस पेज का मार्जिन खत्म हो गया तो दूसरे पेज के ऊपर हम लोग नोट कर लेंगे, या फिर एक फ्रेश पेज लेके ही एनसीईआरटी फैक्ट्स करके सारे जितने भी फैक्ट्स आ रहे हैं उसे इलस्ट्रेट कर लेंगे एक ही जगह, ठीक है। ज्यादा बेटर मैं कहूंगा कि हम लोग अगर इसके ऊपर लिखें तो ये ज्यादा फायदेमंद होगा, क्योंकि सपोज करो कि तुमने यहाँ पे अभी अभी साइज के बारे में पढ़ा, साइज ऑर्डर के बारे में पढ़ा, ठीक है, और एक साइज ऑर्डर तुम्हारे टीचर ने मान लो मिस कर दिया, ठीक है, या एक एक्सेप्शन साइज का मिस कर दिया, ठीक है। तो तुम यहीं पे उसको लिख सकते हो कि जब तुम साइज रिवाइज कर रहे हो तो उसी समय तुम्हारी नजर इस चीज पे पड़ जाए कि बार बार तुम्हें एक और बुक फिर से खोलने की जरूरत ना पड़े, ठीक है। क्योंकि रिवीजन के टाइम पे हम लोग जितने कम बुक्स को खोलेंगे उतना ही हमारा रिवीजन ज्यादा इफेक्टिव होगा, ठीक है। क्योंकि एनसीईआरटी के सारे पॉइंट्स तुम्हारे टीचर ने कवर करा दिए, बस जो 1 या 2 पॉइंट्स बचे थे वो तुमने अपने से लिख लिया, ठीक है। अब इसके साथ तुम्हें एक और दिक्कत आएगी। वो दिक्कत क्या है? तुम दोगे टेस्ट, ठीक है। तुम अपने कोचिंग में टेस्ट दोगे या जिस भी प्लेटफॉर्म से तुम टेस्ट देते हो तुम दोगे, ठीक है। अब इस टेस्ट में हो सकता है कि एक बहुत ही ज्यादा अजीब सा क्वेश्चन पूछा गया जो कि तुम्हारे नोट्स में भी नहीं है और वो एनसीईआरटी में भी नहीं गिवन है, ठीक है। लेकिन तुम्हें लग रहा है कि ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड इसे मुझे याद रख लेना चाहिए, ठीक है। सपोज करो वो चीज डेंसिटी से रिलेटेड था, ठीक है, कि डेंसिटी ऑफ एस ब्लॉक में एक एक्सेप्शन आता है, उससे रिलेटेड ये चीज है, सोडियम और पोटेशियम के डेंसिटी से रिलेटेड, ठीक है। एंड तुम्हें अंदर से फील आ चुका है कि अगली बार भी जब ये क्वेश्चन आएगा मेरे सामने तो हो सकता है मैं इसे गलत कर दूं, ठीक है। तुम्हें क्या करना चाहिए कि अपने कॉपी के एक पेज का एक छोटा सा हिस्सा फाड़ना चाहिए, ठीक है। सपोज करो इतने साइज का एक पेज तुमने अपनी कॉपी के लास्ट पेज से फाड़ा, ठीक है। अपने वर्ड्स में इस चीज को मेंशन किया कि भाई डेंसिटी का ये ऑर्डर होता है एंड यहाँ पे ये एक्सेप्शन आ गया, ठीक है। एंड इसको तुम अपने कॉपी में जहां पे भी तुम्हारे पास डेंसिटी लिखाया गया है उसे स्टेपल कर लो, ठीक है। अब इससे क्या होगा कि तुम्हारे कोचिंग के नोट्स, एनसीईआरटी के नोट्स और टेस्ट में आए हुए वो सवाल जो तुमसे नहीं बने थे उस पर्टिकुलर टॉपिक के साथ ही साथ तुम्हें एक ही जगह पे लिखे हुए मिल गए और साथ ही में उसका एक्सप्लेनेशन भी लिखा हुआ मिल गया। और जब एस ब्लॉक का चैप्टर चल रहा होगा या फिर कोई भी चैप्टर चल रहा होगा तब काम ये करना, इस नोट्स को बनाना कोई मुश्किल बात नहीं, तुम्हें कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं डालना होगा, क्योंकि तुम एनसीईआरटी भी पढ़ोगे, उसमें तुम अंडरलाइन भी करोगे, तो अंडरलाइन करने के बाद तुम यहाँ पे उसी साथ हाथों हाथ यहाँ पे लिख सकते हो, साथ ही में तुम टेस्ट भी दोगे। तो टेस्ट का जब तुम एनालिसिस कर रहे होगे और तुमसे ये क्वेश्चन नहीं बनेगा तो तुम यहाँ पे तुरंत इस चीज को मेंशन कर सकते हो, ठीक है। एंड अगर ये चीज ज्यादा हो रहा है, मतलब हो सकता है तुम्हारे पास कुछ ज्यादा क्वेश्चन हो या ज्यादा इंफॉर्मेशन हो अपने उस कॉपी में डालने के लिए, तो जहां पे एस ब्लॉक खत्म हो रहा है या एस ब्लॉक स्टार्ट होने वाला है तो 2-3 पेज वहां पे लीव कर लो, ठीक है, ब्लैंक छोड़ दो, ठीक है, ताकि वहां पे वो सारी फैक्ट्स तुम आराम से लिख दो, ठीक है। समझ में आया? अब ये तरीका सिर्फ तुम्हें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नहीं अपनाना है, ये तरीका तुम्हें फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स तीनों चीज में अपनाना है, जेई में एंड बायो में भी अपनाना है अगर तुम एक नीट के स्टूडेंट हो तो, ठीक है। एंड दिस इज द मोस्ट इफेक्टिव वे जिससे तुम्हारे सोचने का पर्सपेक्टिव डेवलप होगा मैथ्स के केस में। अगर किसी को लग रहा है कि मैथ्स में ये सब चीजों की क्या जरूरत,
ठीक है। मैथ्स में तो हम लोग एनसीईआरटी भी नहीं पढ़ते, ठीक है। हाँ, मैथ्स में हम लोग एनसीईआरटी को नहीं पढ़ते, ठीक है। तो ये चीज तो तुम्हें लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैथ्स में हम लोग क्वेश्चंस बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। तो हम लोग बहुत सारे बुक्स को प्रैक्टिस करते हैं मैथ्स के केस में, बहुत सारे क्वेश्चन टाइप्स उसमें प्रैक्टिस करते हैं, एंड साथ ही साथ बहुत सारे टेस्ट देते हैं, ठीक है। बट बहुत बारी ऐसा होता है कि एक पर्टिकुलर टॉपिक में हमें समझ ही नहीं आ रहा है कि अप्रोच क्या लें उस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। और अगर तुम मैथ्स को प्रॉपर्ली पढ़ रहे हो, ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे तुम्हारे पास टॉपिक्स आएंगे और तुम अपने मैथ्स के टीचर से हमेशा यही पूछते रहोगे कि सर इस क्वेश्चन को हम लोग स्टार्ट कैसे करें, यही समझ नहीं आ रहा है, ठीक है। तो उन टॉपिक्स में पर्टिकुलरली ये तरीका तुम्हें काफी ज्यादा हेल्प करेगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक टॉपिक होता है LMVT, लैंग्लार्ज मीन वैल्यू थ्योरम, एंड इसी के साथ आता है रॉल्स थ्योरम। इस थ्योरम के सवाल बोर्ड लेवल पे तो काफी ज्यादा आसान होते हैं, मेंस में भी करने लायक होते हैं, लेकिन एडवांस में इसके सवाल काफी ज्यादा हार्ड आते हैं, ठीक है। और इसमें हमें एक फंक्शन अज्यूम करना रहता है और उससे एक गिवन फंक्शन का कंपैरिजन करके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने रहते हैं, ठीक है। एंड ये सवाल लिटरली मुझे बहुत ज्यादा तंग करता था, मुझे एकदम हॉन्ट कर देता था कि अगर इस टाइप के सवाल आ गए तो मैं अप्रोच कहां से लूंगा, क्योंकि इसमें हमें फंक्शन भी खुद से अज्यूम करना रहता था, ठीक है। तो इन जैसे टॉपिक्स के लिए मैंने क्या किया था कि सपोज मैं अपना मॉड्यूल सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है। मॉड्यूल सॉल्व करते समय जब मुझे इसके जो कॉमन क्वेश्चंस थे जो मुझसे उस समय बन रहे हैं, तो एग्जाम में भी मुझसे बन जाएंगे, ठीक है। लेकिन इसके कुछ जो टफ क्वेश्चंस हैं जिसमें मुझे अप्रोच समझ नहीं आ रही है, इसे मुझे समझना है। तो मैं क्या करता था कि मैंने एक बार तो इसे सॉल्व कर लिया, सर से पूछ लिया, ठीक है, लेकिन साथ ही साथ इन क्वेश्चंस को मैं अपने कॉपी के पीछे लिख लेता था, मतलब इसी चैप्टर में जहां पे LMVT लिखा हुआ है, ठीक है। तो अगेन एक पेपर लिया और इसमें उस क्वेश्चन को लिख लिया और उसका अप्रोच बस लिख दिया कि भाई ऐसे करेंगे, ये फंक्शन अज्यूम करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। सिमिलरली जो भी मैं टेस्ट देता था, ठीक है, तो टेस्ट में जो पेपर होता है, तो हमें हमारे टीचर हमेशा कहते हैं कि पेपर एनालिसिस बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो मैंने पेपर को एनालाइज किया, उसमें सपोज 5 क्वेश्चन मुझसे नहीं बने और वो पांचों के पांचों LMVT से थे और कुछ रॉल्स के थे, ठीक है। तो उन पांचों क्वेश्चंस को भी मैंने यहाँ पे फिर से इधर आके मेंशन कर दिया, ठीक है, क्योंकि जब फाइनल तुम अपना रिवीजन कर रहे होगे जेईई मेंस या जेईई एडवांस से पहले, तो तुम अपने सारे टेस्ट पेपर को एक ना एक बार घुमाओगे, ठीक है। और उस समय इस पेपर में से इन 5 सवालों को खोजना बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है। तो इसीलिए जब पहली बार ही तुम्हारे पास ये पेपर आया, जब तुम अपने फुल मोड में हो, इस टॉपिक को पढ़ रहे हो, तो उसी समय इन क्वेश्चंस को भी अलग कर लो, ठीक है, क्योंकि इन 5 क्वेश्चंस को हटा दे तो इस क्वेश्चन पेपर में फिर वो दम नहीं रह गया, ठीक है। मतलब कि अब अगर इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन आ गए इन 5 को हटा के, तो एग्जाम में भी मुझसे बन जाएंगे, क्योंकि अभी भी बन गए, ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली। तो इन 5 क्वेश्चन को मैंने मेंशन कर लिया, ठीक है। बिल्कुल सेम तरीका अप्लाई किया फिजिक्स के सवालों के लिए, एंड इस तरीके से मेरा एक प्रॉपर कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स तैयार हो गया, ठीक है। एंड हम लोग 10th से जब 11th में आते हैं, तो हमारे पास 10th तक हमें एक ऐसी चीज सिखाई जाती है जो हम लोग छोड़ नहीं पाते। वो चीज है रिवाइजिंग द इंटायर सिलेबस 1 नाइट बिफोर द एग्जामिनेशन, ठीक है। एंड ये चीज पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी तुम करोगे। ये चीज मैंने भी की है, ठीक है, लेकिन मैंने इस कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स की मदद से इसे रिवाइज किया था। कैसे? मैंने एनसीईआरटी के कुछ पॉइंट्स रिवाइज कर लिए जो इंपॉर्टेंट थे, अपने पूरे नोट्स रिवाइज कर लिए, एंड साथ ही साथ वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टाइप्स जो मुझसे फर्स्ट बार में नहीं बने थे, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है। अब मेरा एक प्रॉपर रिविजन हो गया, ठीक है। लेकिन अब तुम लोग अगर इसके शॉर्ट नोट्स बनाओगे, इसके सिर्फ एक शॉर्ट नोट्स बनाओगे, अगर तुम्हें जरूरी लग रहा है, देन दैट विल बी मोर देन इनफ, ठीक है। एंड एग्जाम से एक रात पहले तुम सिर्फ इस शॉर्ट नोट्स को, जो कि बेसिकली एक फॉर्मूला बुक होगा, उसे तुम रिवाइज करके अपने एग्जाम में जा सकते हो। दिस इज बेसिकली अ वे जिससे मैंने जेईई के एग्जाम को एस किया
एंड तुम लोग भी कर सकते हो। सो आई होप कि सबसे पहले वाई टू मेक गुड नोट्स तुम्हें क्लियर है एंड हाउ टू मेक गुड नोट्स भी तुम्हें अब क्लियर हो चुका है, ठीक है। एंड नोट्स वाली गलतियां अब तुम रिपीट नहीं करोगे, ठीक है। सो दिस वाज ऑल इट जो मुझे इस वीडियो में तुम्हें बताना था। तो अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर तुम्हें इस टाइप के कंटेंट पसंद हो तो, ठीक है। एंड जो सबसे ज्यादा जरूरी बात वो ये कि कमेंट करना, लेकिन कमेंट करने का एक रूल है एज यूजुअल जो सभी जानते हैं कि जो भी थॉट्स तुम्हारे दिमाग में है उसे सबसे पहले सिंक्रनाइज करना, इंग्लिश या हिंदी भाषा का चयन करना और उसे कमेंट में लिख देना, ठीक है। साथ ही साथ ये बताना कि अगला वीडियो तुम्हें किस चीज के ऊपर चाहिए, ठीक है, ताकि मैं उसी चीज के ऊपर अगला वीडियो बना सकूं, ठीक है। तो स्टे सेफ, घर के अंदर रहो, मास्क लगा के बाहर निकलो क्योंकि कोरोना काफी ज्यादा फैला हुआ है, ओके। एंड खुद को बचाना अभी इज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ड्यूटी ऑफ एवरी पर्सन, ठीक है। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड कीप स्टडिंग। गुड बाय।